कहानी की शुरुआत में हमें ओकिनावा जापान 1986 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मियामी नाम करके एक कुंफू मास्टर को दिखाया जाता है। उनका सिर्फ एक शिष्य था जिनको वो कुंफू का ट्रेनिंग देते थे। वो अपने शिष्य को बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ही कुंफू को जापान में लेकर के आए। कुंफू कराटे के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हर इंसान को कुंफू ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। खैर दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में। यहाँ हमें चाइना के बीजिंग में एक कुंफू ट्रेनिंग को दिखाया जाता है। इस कोचिंग में ढेर सारे बच्चे थे जो कि कुंफू की ही ट्रेनिंग कर रहे थे। इनके जो मास्टर हैं उनका नाम है हान। वो सभी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। आज के दिन कोचिंग में एक महिला आती है जिसका नाम है ग्लिंडा। दरअसल वो अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी। उसका जो बेटा है उसका नाम है ली और वो भी इसी कोचिंग में कुंफू की ट्रेनिंग करता है। जब उसे मालूम चलता है कि उसकी माँ आई है तब वो भी चुपके से जा करके अपनी माँ की बातों को सुनने लगता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्लिंडा कुंफू कराटे के खिलाफ में रहती है, मतलब कि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उसके बेटे ली को कुंफू में काफी मजा आता है, इसलिए वो अपने बेटे से थोड़ा बहुत परेशान रहती है। वो हान को बताती है कि मुझे न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में अच्छा काम मिल गया है, इसलिए अब मैं वहाँ पर शिफ्ट होने वाली हूँ। दरअसल ग्लिंडा एक डॉक्टर है, उसे न्यूयॉर्क के एक नए अस्पताल में काम मिल गया है, इसलिए वो न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाली है। जब हान को ये सब मालूम चलता है तब वो ग्लिंडा से कहते हैं कि ली को कुंफू काफी पसंद है, उसकी ट्रेनिंग रोको मत। जिस पर ग्लिंडा कहती है कि हम न्यूयॉर्क इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगती है तब ली अपनी माँ के पास जाता है उनसे बात करने के लिए। वो अपनी माँ से कहता है कि हम न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मैं यहीं पर रहूंगा। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे वहाँ पर एक नया काम मिला है, इसलिए हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं और इससे हम एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर सकते हैं। अपनी माँ की बात तो वो टाल नहीं सकता था, इसलिए उसे भी अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ता है। नए शहर में नए घर के अंदर ली का मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब रात होती है तो रात के समय में वो नाश्ता लेने के लिए बाहर चला जाता है। घूमते टहलते हुए वो एक पिज्जा के दुकान के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात विक्टर नाम करके एक इंसान से होती है जो कि इस दुकान का मालिक है। ली खाने के लिए जो सामान ऑर्डर कर रहा था ना, वो सामान इस पर था नहीं क्योंकि ये पिज्जा का दुकान था। जिस पर विक्टर उससे कहता है कि तुम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाओ, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम खाना चाहते हो। उसी वक्त यहाँ पर विक्टर की बेटी आ जाती है जिसका नाम है मिया। वो अपने डैड को डांटने लगती है क्योंकि वो ली के मजे ले रहे थे। दरअसल यहाँ पर खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है, बस आधे घंटे पहले ऑर्डर देना पड़ता है। फिलहाल ली अपना ऑर्डर दे करके मिया से सामान लेता है और फिर अपने घर पर चला जाता है। फिलहाल इतना सब कुछ दिखाने के बाद अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जब ली अपने स्कूल में जाता है। स्कूल में पढ़ाई करना था और पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि उसे कुंफू करना था। खैर जो भी हो, छुट्टी हो जाने के बाद जब वो वापस अपने घर पर जा रहा था तब रास्ते में उसकी मुलाकात मिया से हो जाती है। दरअसल मिया का कुछ सामान गिर गया था, इसलिए ली उसकी हेल्प करने लगता है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में बातें आगे बढ़ती हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। दोनों जब घर की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में ली को एक कुंफू कोचिंग क्लास दिखाई देता है। कोचिंग को देखते ही वो रुक जाता है और अंदर कुंफू कर रहे लोगों को वो ध्यान से देखने लगता है। वो मिया को बताता है कि मैंने बीजिंग में कुंफू की काफी ट्रेनिंग की है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत कुंफू आता है। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर उस कोचिंग का मालिक आ जाता है जिसका नाम है ओसे, जो कि मिया से कहता है कि अपने डैड से कहना मेरे पास कॉल करे। खैर जो भी हो, मिया को ढेर सारा सामान लेना था, इसलिए ली उसके साथ घूम रहा था क्योंकि वो भी फ्री था। सामान खरीद लेने के बाद वो मिया से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसके बदले में अगर तुम चाहो तो मुझे न्यूयॉर्क की गलियों में घुमा सकती हो। अगले दिन मिया अपनी स्कूटी ले करके ली के घर पर आती है और फिर ये दोनों साथ में स्कूटी पर बैठ करके न्यूयॉर्क की गलियों में घूमते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। इस तरीके से इन दोनों के बीच में धीरे धीरे बॉन्डिंग बन जाती है। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। किसी वजह से स्कूटी का इंजन खराब हो जाने से ये दोनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में बैठ करके जब ये दोनों वापस घर की तरफ आ रहे थे तो उसी वक्त ट्रेन के अंदर कॉनर नाम करके एक लड़का आ जाता है। दरअसल कॉनर और मिया ये दोनों एक समय पर रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी
वजह से अब मिया कॉनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब वो कॉनर से दूर ही रहना चाहती है। कॉनर उसे टच करने की कोशिश भी करता है लेकिन मिया उससे दूर हो जाती है। मिया कहती है कि यहाँ पर कोई लफड़ा मत करना। इतना कहने के बाद वो ली को लेकर के यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से जो कॉनर था ना वो ली पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ली की आंखों पर चोट लग जाती है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेता। वो मिया के साथ चुपचाप वापस घर आने लगता है। रास्ते में मिया उसे बताती है कि कॉनर को कुंफू काफी अच्छे से आता है। इस पूरे शहर में उसे कुंफू में कोई नहीं हरा सकता। उसने कई बार 5 बोरोस का मेडल जीता है। अगले दिन सुबह में जब ग्लिंडा ली की आंख देखती है तब उन्हें ऐसा लगता है कि उसने स्कूल में मारपीट की है। ग्लिंडा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसने ली से कह रखा था कि वो नए शहर में किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। वो काफी गुस्सा थी, इसलिए वो ली को ले जा करके एक कोचिंग में उसका एडमिशन करवा देती हैं। अब उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और स्कूल नहीं जाएगा तो मारपीट नहीं करेगा, ऐसा उसकी माँ को लगता है। वापस घर आने के बाद रात के समय में जब वो अपने कमरे में सारे सामानों को रख रहा था तब वो अपने भाई की एक तस्वीर को देखता है, और जैसे ही अपने भाई की तस्वीर को देखता है तो वो अपने भाई के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करने लगता है। ये पल उस समय का है जब उसका बड़ा भाई उसे ट्रेनिंग दे रहा था। फिलहाल किसी वजह से अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं है, और वो वजह क्या है ये तो हम कहानी में आगे जानेंगे। अगले दिन स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद जब वो वापस घर जाने लगता है तभी अचानक से यहाँ पर कॉनर आ जाता है। ली के पीछे से वो बुरे बुरे कमेंट पास कर रहा था, इसलिए ली को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। कॉनर के साथ वो फाइट करने लगता है, लेकिन वो एक भी बार कॉनर को नॉकआउट नहीं कर पाता, बल्कि खुद बार बार नीचे गिर रहा था। जब ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तब कॉनर को सबक सिखाने के लिए वो ड्रैगन किक का इस्तेमाल करता है। ये ड्रैगन किक उसके बड़े भाई ने उसे सिखाया था। ड्रैगन किक का इस्तेमाल वो काफी अच्छे से करता है, लेकिन फिर भी कॉनर उसे बड़ी ही आसानी से नॉकआउट कर देता है। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही यहाँ पर स्कूल के कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कॉनर को पकड़ लेते हैं। इस दौरान कॉनर ली से कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो 5 बोरोस में आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल ली कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो चुपचाप वापस घर की तरफ लौटने लगता है। रास्ते में वो कुछ 5 बोरोस के स्टिकर्स को देखता है जिसमें कॉनर को मेंशन किया गया था। घर वापस आने के बाद बालकनी में खड़े होकर के वो मिया की स्कूटी को देख रहा था। अचानक से उसके मोड़ में पता नहीं क्या आ जाता है। वो मिया की स्कूटी को ठीक करने के लिए नीचे आ जाता है। जब वो स्कूटी को ठीक कर रहा था तो उसी वक्त यहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं। वो दोनों ली को कुछ बोल पाते उससे पहले विक्टर अपने दुकान में से बाहर आता है और उन दोनों से कहता है कि बच्चे को कुछ मत करो, ओसे का जो भी पैसा होता है मैं तुम्हें सही समय पर दे दूंगा। लेकिन तभी अचानक से तीसरा आदमी पीछे से आता है और वो विक्टर के सर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से विक्टर जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब ये लोग दोबारा विक्टर पर हमला करने वाले थे तो उसी वक्त ली इन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ली को कुंफू तो पहले से ही आता था, इसलिए वो इन गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। वो इन गुंडों को इतना ज्यादा पीट देता है कि ये गुंडे खुद यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गुंडों के चले जाने के बाद वो विक्टर को लेकर के उसके दुकान के अंदर आता है। यहाँ विक्टर उसे बताता है कि दुकान को शुरू करने से पहले मैंने ओसे के पास से उधार लिया था, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से मैं उसका कर्जा समय पर चुका नहीं पाया, इसलिए अब वो अपने गुंडों को भेजता है पैसे लेने के लिए। इतना सब कुछ बताने के बाद वो ली को लेकर के एक कमरे में जाता है, जहाँ वो विक्टर के उन तस्वीरों को देखता है जब विक्टर रिंग में फाइट कर रहा था। जब विक्टर का नाम काफी मशहूर था, दरअसल वो भी कुंफू में एक्सपर्ट था, लेकिन मिया के आ जाने के बाद उसने फाइटिंग करना बंद कर दिया। उस पर जिम्मेदारियां बढ़ गई। वो छोटा सा धंधा शुरू करके अपनी जिंदगी गुजारने लगा। फिलहाल वो ली से कहता है कि अगर मुझे उसका कर्जा चुकाना है तो मुझे एक बार फिर से रिंग में फाइट करनी ही होगी। तुम्हें काफी अच्छे से कुंफू आता है तो मुझे और भी अच्छे से कुंफू सिखा सकते हो। बस मैं एक बार फाइट करना चाहता हूँ, अगर मैं जीत गया तो मैं उसके सारे पैसे उसे चुका दूंगा। जिसके बाद ली उसे कहता है कि ठीक है, मैं सोच करके बताऊंगा। रात के समय में ली अपने मास्टर हान के पास कॉल करता है और उनसे बात करता है। वो अपने मास्टर से कहता है कि यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो मुझसे कराटे सीखना चाहता है, जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि अगर उस इंसान को कुंफू सिखा देने के बाद उसकी हेल्प हो रही है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जिस इंसान को हेल्प की जरूरत है तुम्हें हर हाल में उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए। अपने मास्टर की बातों को सुनने के बाद अगले दिन सुबह में वो विक्टर के पास जाता है और उससे कहता है
कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ। विक्टर भी ट्रेनिंग के लिए तैयार था, इसलिए वो ली को लेकर के एक अलग कमरे में जाता है जहाँ ली उसे कुंफू की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पर मिया आ जाती है और वो इन दोनों को ट्रेनिंग करता हुआ देख लेती है। बाद में मिया को जब मालूम चलता है कि उसके पिता कुंफू की ट्रेनिंग करके फिर से रिंग में लड़ना चाहते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने डैड से कहती है कि आपने ये सब कुछ छोड़ दिया था, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोबारा ये सब करो। जिस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि बस एक बार मुझे ये करने दो, मुझे ली पर पूरा भरोसा है। अगर वो मुझे ट्रेनिंग देता है तो मैं जीत जाऊंगा और अगर मैं एक बार जीत गया तो हम पर जो कर्जा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिया के पास कोई और जवाब नहीं था। वो अपने डैड से कहती है कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो करो, मैं तो दुकान संभाल लूंगी। अब इसके बाद से ली हर दिन विक्टर को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। इसी के साथ बीच बीच में वो खुद भी कुंफू की ट्रेनिंग किया करता था। एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो उसी वक्त विक्टर आ जाता है जो ली को अपने साथ लेकर के जाता है और उसे ड्रिंक पिलाता है। यहाँ विक्टर उससे कहता है कि अगर तुम अपनी लाइफ के बारे में कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ली बताता है कि आज से कुछ साल पहले मेरा भाई वर्ल्ड चैंपियन बना था। मेरे भाई ने जिसे हराया था उसने कुछ गुंडों के साथ मिल करके मुझ पर और मेरे भाई पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान एक आदमी ने मेरे भाई को मारने के लिए चाकू निकाल लिया था। उसने चाकू से मेरे भाई पर हमला कर दिया और मैं खड़े खड़े बस देखता रहा। मैं बहुत डर गया था, एकदम सुन्न पड़ गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन उस दिन मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। खैर जो भी हो, ट्रेनिंग करते हुए काफी दिन हो चुका था और आज विक्टर की पहली फाइट थी। तैयार होने के बाद फाइट करने के लिए वो रिंग के अंदर जाता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। दोनों के बीच मुकाबले की फाइट हो रही थी, लेकिन विक्टर अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा हिट कर रहा था। कुछ समय के बाद लड़ाई के दौरान अचानक से ओसे अपने आदमी को इशारा करता है। इशारा करते ही रिंग के अंदर उसका जो आदमी था वो गलत तरीके से विक्टर पर हमला कर देता है, उसे मारने लगता है। रिंग के अंदर इस तरीके से मारना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। विक्टर इस चीज के लिए तैयार नहीं था। हमला होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। वो जमीन पर पड़ा हुआ था। ली उसे देख करके अपने भाई के बारे में सोच रहा था। ठीक वैसा ही उसके भाई के साथ में हुआ था। कुछ समय के बाद एम्बुलेंस के जरिए विक्टर को अस्पताल में एडमिट किया जाता है। जिस अस्पताल में विक्टर को एडमिट किया गया था ना, उसी अस्पताल में ली की माँ काम भी कर रही थी। उसकी माँ को जब इन सब के बारे में मालूम चलता है ना, तो वो ली पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो ली से कहती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें फाइट से दूर रहने के लिए कहा था। इतना सब कुछ कहने के बाद वो अंदर चली जाती हैं विक्टर का इलाज करने के लिए। नाराज होकर के ली भी घर आता है और कुंफू के सारे पोस्टर, सारे सामानों को फेंक देता है। एक प्रकार से वो कुंफू से काफी नफरत करने लगा था क्योंकि वो काफी टेंशन में था। इस दौरान मास्टर हान भी उसके पास कॉल कर रहे थे, लेकिन वो अपने मास्टर का कॉल तक रिसीव नहीं करता। रात के समय में जब वो वापस घर पर आता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके घर में पहले से ही कोई आया है। फिलहाल वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जो इंसान अंदर आया था ना, वो ली पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान ली को मालूम चलता है कि ये तो उसके मास्टर हैं। ली फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो हालचाल पूछने के लिए उसके पास ही आ गए। रात के समय में ये सभी लोग बैठ करके साथ में डिनर करते हैं। यहाँ पर ली मास्टर को सारी बातें भी बताता है। अगले दिन सुबह में मास्टर उसे अपने साथ ले करके विक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। मिया काफी नाराज थी। जैसे ही वो ली को देखती है तो वो यहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद ली विक्टर का हालचाल पूछता है और उससे माफी भी मांगता है, जिस पर विक्टर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो मेरी ही मर्जी थी। दुकान बंद करके अब मुझे कहीं और शिफ्ट होना होगा। तभी ली के मास्टर सामने आते हैं और विक्टर से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसके मास्टर ली को लेकर के बाहर जाते हैं और ली से कहते हैं कि 10 दिनों में टूर्नामेंट होने वाला है और तुम फाइट करोगे। हालांकि ली कहता है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि 10 दिनों का वक्त है, इतना बहुत है। तुम जा करके ट्रेनिंग करने के लिए कोई जगह ढूंढो, मैं जा करके अपने दोस्त से मिल करके आता हूँ। इतना कहने के बाद हान अपने एक दोस्त के पास चला जाता है उससे मिलने के लिए। जिस दोस्त से वो मुलाकात करने के लिए गया था उसका नाम था लारूसो। कभी वो मियामी का शिष्य हुआ करता था। उससे मुलाकात करने के बाद हान अपनी सारी समस्या उसे बताता है। वो लारूसो से कहता है कि ली काफी अच्छा लड़का है, उसे कुंफू आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मियामी
मियामी कुंफू सिखाओ। उसके पास सिर्फ 10 दिनों का वक्त बचा हुआ है, इसीलिए तुम्हें न्यूयॉर्क आकर के उसे मियामी कुंफू सिखाना होगा। जिस पर लारूसो कहता है कि मैं अब ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ। जिसके बाद हान कहते हैं कि तुम ट्रेनिंग देने के लिए जरूर आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद हान यहाँ से चले जाते हैं। इधर जो ली था वो अपने कोचिंग वाले मास्टर से बात करता है और ट्रेनिंग के लिए कोई जगह मांगता है। उसके जो मास्टर थे वो उसे लेकर के अपने गार्डन में जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। तो अगले दिन से इसी जगह पर हान ली को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग तो काफी ठीक ठाक हो रही थी। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर लारूसो भी आकर के पहुंच जाते हैं। इसके बाद लारूसो ली को मियामी कुंफू सिखाना शुरू कर देता है। 5 बोरोस का जो टूर्नामेंट है ना, उसके फाइनल में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको छोटा मोटा जो मैच होता है ना, उसे क्लियर करना पड़ता है। तो इधर जो ली था वो एक एक करके सभी को नॉकआउट कर रहा था। दूसरी तरफ जो कॉनर था वो भी एक एक करके सबको नॉकआउट कर देता है और फाइनली इस तरीके से ये दोनों फाइनल तक पहुंच जाते हैं। तो जो फाइनल टूर्नामेंट है वो 7 दिन बाद होने वाला था और 20 माले के बिल्डिंग के ऊपर होने वाला था। अब आखिरी जो फाइट है उसकी कॉनर के साथ में होने वाली थी और ये फाइट इतना आसान नहीं होने वाला था। कॉनर से लड़ने के लिए उसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन कॉनर भी तो उतना ही प्रैक्टिस करेगा, इसलिए उसे हरा पाना इतना आसान नहीं था। उसे हराने के लिए इन्हें कोई न कोई जाल जरूर बिछाना होगा। ली के बड़े भाई ने उसे ड्रैगन किक करना सिखाया था। जब वो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा था तब लारूसो उसे देख लेता है, जिस पर लारूसो उसे कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करके कॉनर को नॉकआउट कर सकते हो। जिसके बाद ली कहता है कि मैंने एक बार उस पर ट्राई किया था, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया और मुझे नॉकआउट कर दिया। लारूसो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बस तुम्हें इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। ड्रैगन किक का इस्तेमाल करके तुम कॉनर को नॉकआउट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जाल बिछाना होगा। इसके बाद लारूसो उसे पासिंग मशीन के पास लेकर के जाता है और यहाँ पर उसे ड्रैगन किक की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। बस उसे करना सिर्फ इतना था कि पासिंग मशीन के नीचे से उसे निकलना था, लेकिन उसके नीचे से निकलना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह थी। जो भी हो, ली हार नहीं मानता, वो नीचे से निकलने के लिए बार बार प्रैक्टिस करता है। साथ में उसकी ट्रेनिंग भी चालू थी। बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से वो पासिंग के नीचे से निकलने में कामयाब हो जाता है। तो फाइनली आज कॉनर के साथ में उसका फाइनल मैच था। ली की माँ अब तक उसके साथ में नहीं थी, मतलब वो उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब उसकी माँ को ये मालूम चल जाता है कि वो रुकेगा नहीं, वो लड़ेगा, तो वो ना चाहते हुए भी अपने बेटे का सपोर्ट करती है ताकि वो अच्छे से फाइट कर सके, उसे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। फाइट शुरू होने से पहले दोनों मास्टर ली को ब्लेसिंग देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग उस बिल्डिंग के 20वें माले पर जाते हैं जहां पर आज ये फाइट होने वाली थी। कॉनर और ली के बीच में फाइट शुरू होती है। पहले तो कॉनर बहुत ही हैवी तरीके से ली पर अटैक करता है। लगातार अटैक करने की वजह से वो कुछ पॉइंट बना लेता है, लेकिन इसके बाद फिर ली को भी गुस्सा आता है। वो भी कॉनर पर अटैक करता है और लगातार अटैक करने के बाद वो भी अपने पॉइंट्स को बढ़ा लेता है। दोनों में जब फाइट हो रही थी तब कॉनर अपने पैर से ली के सर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ली नीचे गिर जाता है। ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो खड़ा हो पाएगा, लेकिन जब वो लोगों को चिल्लाते हुए देखता है और अपने भाई के बारे में सोचता है तब वो फाइट करने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार वो सीधा ड्रैगन किक का इस्तेमाल करने वाला था, यानी कि कॉनर को अपनी ट्रैप में फंसाने वाला था। जैसे ही वो ड्रैगन किक का इस्तेमाल करने वाला था तभी कॉनर को याद आता है कि इसका इस्तेमाल तो उसने पहले भी कर चुका है। पिछली बार की तरह कॉनर इस बार भी ली को नॉकआउट करने वाला था, लेकिन कॉनर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस बार ली झुक जाएगा। वो झुक करके कॉनर के पैरों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कॉनर का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसी का फायदा उठा करके ली उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से कॉनर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है और वो उठ नहीं पाता। फाइनली ली इस फाइट को जीत चुका था, इसलिए सभी लोग जीत का जश्न मना रहे थे। हालांकि एक बार फिर से कॉनर खड़ा होता है और पीछे से ली पर अटैक करता है, लेकिन ली उसके इस पंच को रोक लेता है। इस बार ली फिर से कॉनर पर अटैक करके उसे मारने वाला था, लेकिन उसके मास्टर उसे रोक देते हैं। मास्टर के कहने पर ही वो शायद रुक गया, वरना वो कॉनर को मार देता। तो फाइनली इस तरीके से ली की जीत होती है। सभी लोग जीत का जश्न मनाते हैं। फाइट में जीते हुए पैसों से वो विक्टर की हेल्प करता है। सारा पैसा ओसे को दे करके वो विक्टर के कर्ज को चुका देता है और उसकी दुकान को भी बचा लेता है। फाइनली दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।